जय श्री महाकाल। कारगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बुधवार है और आज हम हमारा ज्योतिष का जो कार्यक्रम है, आज हम आपको ज्योतिष का कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में बेसिक जानकारियाँ दी थी। आज हम ग्रहों के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको ग्रहों के बारे में बेसिक नॉलेज देता हूं। उसके साथ ही साथ आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो ज्योतिष में काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसा हमने पिछली बार राशियों के विषय में बात की थी, आज उसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह, ये तीन कैटेगरियाँ होती है ग्रहों की। तो इसके बारे में समझिए। पुरुष जो ग्रह है, पुरुष ग्रह के अंदर सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों जो हैं पुरुष ग्रह में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्त्री ग्रह की, तो चंद्र और शुक्र ये स्त्री ग्रह के अंदर आते हैं। और नपुंसक ग्रह की हम बात करें तो बुध और शनि, ये दोनों जो हैं नपुंसक ग्रहों में इनकी गिनती की जाती है। उसके बाद हम तत्वों की बात करते हैं, तो वही 5 तत्व हैं यहाँ, जिसके विषय में मैंने आपको पहले बताया था। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश और वायु तत्व। तो अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो सिर्फ बुध ग्रह जो है पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। जल तत्व में शुक्र और चंद्रमा को जल तत्व के अंदर रखा गया है। जल तत्व की इनके अंदर जो है मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अग्नि तत्व में अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व में ही आएंगे, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो गर्म है, तो ये अग्नि तत्व के अंदर रखे गए। आकाश तत्व में गुरु और वायु तत्व में शनि। यहाँ मैं वायु तत्व में शनि जो मैंने आपको बताया, इसके विषय में एक बात और बताना चाहूँगा। जिसका शनि कहीं पर भी अशुभ अवस्था में हो या फिर उसकी दशा अंतरदशा में वो गलत रिजल्ट आपको दे रहा हो, तो उस जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी तो उस जातक को गैस से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी ही होगी, क्योंकि शनि जो है वायु का एक बहुत ज़्यादा, इसके अंदर वायु का घेरा माना जाता है। जब मैं शनि ग्रह के बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बताऊंगा तो आपको उस टाइम पे पूरा उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। आगे हम बात करते हैं वर्णों की। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। मैं एक बार फिर आपको इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ वर्ण है जो पाराशर ज्योतिष शास्त्र के अंदर दिए गए हैं, उसी विषय में आपको बता रहा हूँ। तो क्षत्रिय ग्रह में हम जानते हैं कि अग्नि तत्व जो गर्म है, तो क्षत्रिय में सूर्य और मंगल दोनों क्षत्रिय में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। वैश्य में चंद्र और बुध को रखा गया है। ब्राह्मण के अंदर गुरु और शुक्र दोनों ग्रहों को रखा गया है। शूद्र जो वर्ण है उसमें सिर्फ शनि ग्रह को रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें गुणों की, तो देखिए सत्वगुण, यहाँ पर भी वही तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप देखिए कि सत्वगुण में सूर्य, चंद्रमा और गुरु को हम मानते हैं। रजोगुण के अंदर बुध और शुक्र को मानते हैं। तमोगुण में मंगल और शनि को माना जाता है। तो जिस तरीके से हमने राशियों को डिफाइंड किया था बेसिक नॉलेज के आधार पर, उसी तरीके से मैं यहाँ ग्रहों को बेसिक नॉलेज के आधार पर एक एक ग्रह के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे जब आप ज्योतिष शास्त्र में फलित करेंगे तो आपको फलित करते समय इन चीज़ों को याद रखना होगा, और इसी के आधार पर फल शास्त्र में काफ़ी जब हम फलित करते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी वहाँ पर काम आती है ग्रहों के स्वभाव, राशियों के स्वभाव के विषय में। तो इसे कंठस्थ करने की कोशिश करें और जितना हो इसे बार बार रिपीट करने की आप प्रयास करें। अगर अब हम बात करते हैं दोषों के बारे में, तो वही 3 दोष होते हैं, पित्त दोष, कफ दोष, वात दोष, और चौथा जो दोष होता है त्रिदोष, यानी उसमें तीनों ये दोष माने जाते हैं। तो पित्त दोष में सूर्य और मंगल, कफ दोष में शुक्र, चंद्रमा और गुरु, वात दोष में शुक्र और शनि, और त्रिदोष में बुध, यानी बुध के अंदर तीनों दोष पाए जाते हैं। इसका
कनेक्शन कहीं ना कहीं आयुर्वेद से भी होता है। आयुर्वेद में भी जब आयुर्वेद ज्योतिष के विषय में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें आयुर्वेद ज्योतिष के अंदर कितनी उपयोगी होती हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसे D1, एक सेकंड माफ कीजिएगा, इसे D1 चार्ट कहते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि हम जब कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाते समय कुंडली का जो चित्र होता है जिसके ऊपर हम कुंडली को देखते हैं, या जब आपके सामने कोई कुंडली आएगी तो वो कुंडली किस प्रकार से आती है, तो देखिए वह कुंडली इस प्रकार से आती है। और कुंडली को जो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं या फलित करना स्टार्ट करते हैं तो इस 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है जिसे लगन कहते हैं, यहाँ से कुंडली स्टार्ट होती है। आगे मैं इसके विषय में 12, यहाँ पे 12 तक भाव होते हैं। इन्हें भाव कहा जाता है, घर कहा जाता है, इंग्लिश में हाउस भी कहते हैं। तो 12 घर होते हैं और ये 12 घर, हर घर अपने आप में कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मैं उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आने वाले समय में मैं आपको इनके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें इसकी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से इसकी जो हम रीडिंग करते हैं या जो इनकी देखते हैं तो ये देखी जाती है इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th और 12th हाउस। इस तरीके से 12 घर होते हैं और इसी तरीके से ये लिखे जाते हैं। ये हमेशा फिक्स रहता है। इसके अंदर सिर्फ राशियां चेंज होती है और ग्रह चेंज होते हैं। हाउसेस हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। तो देखिए पहला जो हाउस होता है, फर्स्ट हाउस, मैं यहाँ पे आपको दोबारा इसे बना के एक बार बता देता हूँ। आप इसको ये भी समझ लीजिए किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। इस तरीके से बनाने के बाद में आपको सिर्फ यहाँ से इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और ये इस तरीके से बनाना है। ये आपका D1 चार्ट बन चुका है। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये फर्स्ट हाउस है, जैसा मैंने आपको बताया। ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये 12 हाउसेज हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो होता है इसको कहते हैं केंद्र भाव या केंद्र हाउस, केंद्र का घर। उसके बाद ये केंद्र माना जाता है, इसे भी केंद्र कहते हैं और इसे भी केंद्र कहा जाता है। ये 4 केंद्र के भाव होते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस केंद्र के भाव होते हैं। आगे हम बात करते हैं त्रिकोण भाव की। तो देखिए फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये त्रिकोण होते हैं जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5 बना। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर त्रिकोण भाव कहलाते हैं। उसके बाद में 6th, 8th और 12th जिन पे मैंने क्रॉस के चिन्ह लगाए हैं, ये तीनों घर दुख स्थान कहे जाते हैं। ये सदैव ज्योतिष में बुरे माने जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ये रिजल्ट अपने अच्छे भी देते हैं। उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। बाकी अधिकतर इन्हें दुख स्थान में ही माना जाता है। उसके बाद होगा त्रिषणाय। तो त्रिषणाय या अशुभ भाव इसे कहते हैं, उसके अंदर आते हैं, ये भी बुरे घर ही माने जाते हैं।
तीसरा, छठा और 11वां। पर ये तात्कालिक होता है, ये कभी कभी अपने अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। और आगे जब तात्कालिक मित्रता और इनके बारे में हम पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि तात्कालिक क्यों कहा जाता है। और आखिरी होता है सेकंड हाउस और 7th हाउस, जो केंद्र है, लेकिन केंद्र के साथ साथ इसे मारक भी कहते हैं। ये हाउस भी ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आज मैंने आप सभी को ज्योतिष के विषय में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो बताई। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगी और आप इस चीज़ को याद करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत